बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता में। तो आइए शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। मोर फॉर लेटर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इंडिया विजिट। मोर फॉर लेटर, मोर फॉर लेटर का क्या मतलब है? बेसिकली मीडिया में, जर्नलिज्म में मोर फॉर लेटर का मतलब होता है वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, नाउ वी आर गिविंग दैट रिपोर्ट। ठीक है, वी आर गिविंग रिपोर्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन, एंड when we will get more information, that information will be provided to you. So this is a term which is related to journalism. किस टर्म की बात कर रहे हैं? मोर फॉर लेटर। ठीक है, अब देखते हैं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की इंडिया विजिट को लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चांसलर मर्ज विजिट सिग्नल्स अ वाइडर एंगेजमेंट विद द ईयू। चांसलर मर्ज की जो इंडिया में विजिट हुई है वो शो करती है, इंडिकेट करती है कि ईयू के साथ हमारी जो एंगेजमेंट्स हैं, ये हमारी जॉइंट एंगेजमेंट्स और ऑपरेशंस हैं, वो अब बड़ी स्केल पर होने वाले हैं। Amid tensions on several other foreign policy fronts, German Chancellor Friedrich Merz was the first of several high-level visitors to Delhi to strengthen India-Europe ties. दूसरे देशों की या बहुत सारे दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी के बीच में जो टेंशंस हैं, उसी बीच में जर्मन के चांसलर पहले थे जो इंडिया आए या दिल्ली आए, बहुत सारे दूसरे हाई लेवल डिग्नेटरीज के बीच में। क्यों आए? क्योंकि वो इंडिया और यूरोप की टाइज को और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि और भी दूसरे देशों के हाई लेवल डिग्नेटरीज इंडिया में आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो आए हैं वो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं। और वो क्यों आए हैं दिल्ली? क्योंकि वो इंडिया और यूरोप की या ईयू की जो टाइज हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं। Preparations are on for the EU India Summit later this month. इस मंथ के लास्ट में यानी जनवरी के लास्ट में जो एक मीटिंग और बैठक होने वाली है EU इंडिया की, उनकी तैयारियां जारी हैं। When the presidents of the European Commission and Council will attend the Republic Day parade, जब यूरोपियन कमीशन और काउंसिल के दूसरे मेंबर्स जो हैं वो रिपब्लिक डे की परेड को अटेंड करेंगे। कौन से रिपब्लिक डे परेड की बात हो रही है? इंडिया में 26 जनवरी को। ठीक है, और यही इस साल की शुरुआत भी होती है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि सबसे पहला अगर कोई फॉरेन डिग्नेटरी हाई लेवल का आएगा इंडिया तो वो कौन होंगे? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, और हु इज अ चांसलर बाय द वे? A chancellor is the position or is an equivalent position to the Prime Minister of India. ठीक है, जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उसी तरीके से जर्मनी के चांसलर हैं। और ईयू क्या है? ईयू इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नेटवर्क और यूनियन ऑफ 28 कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के 28 कंट्रीज का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेटवर्क है जो कि ट्रेड, फाइनेंस, सिक्योरिटी, इन सारी चीजों में, डिफेंस, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए ईयू की करेंसी भी अपनी खुद की है। ठीक है, नाउ ये बोल रहे हैं कि ये रिपब्लिक डे की परेड ये सारे लोग अटेंड करेंगे। प्लान्स फॉर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स विजिट, ही विल अटेंड द समिट इन। और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की विजिट भी होने वाली है, उसके प्लान्स को भी किया जा रहा है, प्लान्स बनाए जा रहे हैं, योजना बनाई जा रही है। और ही विल अटेंड इट इन फरवरी। और वो कब आएंगे इंडिया? वो फरवरी में आएंगे। आर ऑल्सो बीइंग फाइनलाइज्ड, और उसके प्लान्स के, उनकी योजनाओं को भी अब फाइनल शेप दी जा रही है। फाइनलाइज्ड मीन्स कंक्लूडेड, उनको कंक्लूड किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है कि किन किन ट्रेड अग्रीमेंट से लेके डिफेंस तक के एरिया में फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात की जाएगी। ठीक है, द मीट बिटवीन चांसलर मर्ज एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अहमदाबाद वाज अबाउट मोर देन बायलैटरल रिलेशन। देखिए यहाँ पे वॉज लिखा है, तो इट मीन्स ये मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। स्टिल मोर फॉर लेटर इन्होंने यूज किया है जर्नलिज्म के तहत।
ठीक है, इट मीन्स दैट सर्टेन थिंग्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल टू द मीडिया। ये बोल रहे हैं चांसलर मर्स्की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई थी वो अहमदाबाद में हुई थी, और ये बायलेटरल रिलेशन से ज़्यादा थी, यानी कि पूरा जो फोकस था वो सिर्फ बायलेटरल रिलेशन पे ही नहीं था, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज पे दोनों कंट्रीज ने बात करी। व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल रिलेशंस? अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, अगर हम बायलैटरल को ब्रेक करें तो हमें क्या मिलता है? देखिए, बाय लेटरल, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है बाय BI और दूसरा है लेटरल। तो बाय का मतलब ही क्या होता है? टू होता है। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो जब डिस्कशंस दोनों साइड्स के हित में हो, बायलेटरल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हो, आपस में एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखा गया हो, जैसे ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स, फाइनेंस, डिफेंस, ठीक है, तो इन रिलेशंस को हम बायलेटरल रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। It was about reaffirming elements of talks with the EU to conclude a long-awaited trade agreement. और अब इन्होंने ये बताया है कि बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस के अलावा किस चीज पर बातचीत हुई है। EU और इंडिया के बीच में बहुत लंबे समय से ट्रेड अग्रीमेंट होने का इंतजार था, ठीक है। फाइनल ट्रेड अग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो जाएगा, और इस मीटिंग से उनसे जुड़े हुए मुद्दों को रीअफर्म कर दिया गया है, रीइटरेट और रीस्टेट कर दिया गया है कि हाँ, वो सारे मुद्दे जिन पर पहले से बात कर ली गई थी इंडिया और EU को लेकर, उन सबको हम करेंगे। As Germany is its biggest economy, its biggest economy की मतलब क्या हुआ कि जर्मनी इन 28 कंट्रीज में से एक है जिनका संगठन है EU, ठीक है, और जर्मनी उन सभी 28 कंट्रीज में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एज वेल एज एक्सचेंजिंग नोट्स ऑन जियोपॉलिटिकल टर्मोइल। तो अब यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड के अलावा किन किन चीजों पर बात हुई है? बात हुई है EU और इंडिया के बीच में बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट पेंडिंग थे, उन पे बहुत लंबे समय से बातचीत जारी थी, उन सबको फाइनल वो कर दिया गया है, रीअफर्म कर दिया गया है। और जियोपॉलिटिकल यानी जियोलॉजी और या जियोग्राफी और पॉलिटिकल लेवल पर जो भी उठा पटक चल रही है, उथल पुथल चल रही है, ठीक है, उन सब पर भी अब क्या हो गया है? उन सब पर भी इन दोनों ने अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज किया है। एक्सचेंजिंग नोट्स का मतलब होता है व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज करना, ठीक है। टर्मोइल मींस tumult, disorder, confusion, disturbance। जो भी ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकल लेवल पर देशों के बीच में उठापटक चल रही है। सो बेसिकली यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज दिस रिफर्ड टू। दिस इज रिफर्ड टू रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास conflict, China and Taiwan's conflict, and the latest one related to US action in Venezuela and Iran's ongoing public protest। इन सब की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशली द यूएस एक्शन। देखो उन्होंने खास तौर पे बता दिया है कि खास तौर पे यूएस एक्शन को लेके भी दोनों कंट्रीज ने अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज किया है। द लीडर्स ऑल्सो अटेंडेड अ बिजनेस काउंसिल मीटिंग। इन दोनों लीडर्स ने बिजनेस काउंसिल की मीटिंग को भी अटेंड किया, वेयर दे पिच्ड मोर इन्वेस्टमेंट, जहां पर इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब EU और इंडिया के बीच में अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट? FDI और FPI की बात हो रही है, राइट, FDI और FPI की बात हो रही है, ठीक। विद ट्रेड पासिंग $50 billion in 2024-25, Germany remains India's largest trading partner in Europe। इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर जर्मनी में यूरोप है, क्योंकि इनका ट्रेड 2024-25 में $50 बिलियन से को क्रॉस कर चुका है। While the talks are understood to have been substantive, ये तो समझने की बात है, ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, सब्सटेंटिव है, सिग्निफिकेंट है, मेजर है। Joint declarations, the outcomes were in essence a series of joint declarations of interest and
MOUs। तो जब ये बातचीत हुई है, बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो रिजल्ट क्या होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट डिक्लेरेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। व्हाट डज दिस टर्म MOU मीन? MOU का मतलब क्या होता है? MOU, जब आप बैंक में होंगे और इवन जब आप किसी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपको लगातार साइन करने पड़ते हैं MOUs। MOUs मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों देशों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम यानी समथिंग विच हैज टू बी रिमेंबर्ड, जिसको आप याद रखेंगे, ऐसे रिटन पॉइंट्स को लिखा जाना। एक एक बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट होता है MOU, जिसके तहत दोनों देशों को जो याद रखनी है चीजें, दोनों को अंडरस्टैंड करनी है चीजें, ऐसे पॉइंट्स को लिखा जाता है। ठीक है। Among the JDIs signed several deals with cooperation on strategic issues, including a defense industrial cooperation roadmap to promote collaboration and technology partnership in defense equipment। तो ध्यान देंगे, ये बोल रहे हैं ये जितने भी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन हुए हैं, सेवरल डील विद कॉपरेशन, और इसमें और क्या क्या चीजें हुई हैं देखिए। इन JDIs में जो बहुत सारी डील्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इश्यू पे कॉपरेशन की बात करती हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे स्ट्रेटेजिक इश्यूज में। स्ट्रेटेजिक इश्यूज का मतलब होता है किसी भी कंट्री या कंपनी के कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स के लिए उसको पॉलिसी और डिप्लोमेटिक एक्शंस लेने पड़ते हैं, और ये जो गोल्स होते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमिक वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा से रिलेटेड। तो जब भी कोई कंट्री इन मुद्दों पर अपनी पॉलिसी और डिप्लोमेटिक एक्शंस लेता है उन्हें बोला जाता है स्ट्रेटेजिक इश्यूज। ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी एरियाज हैं ये सब आपके क्या हो गए? स्ट्रेटेजिक इश्यूज। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इन सभी पर हम कॉपरेट करेंगे, इंक्लूडिंग अ डिफेंस, और इसमें शामिल है एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप भी। इंडस्ट्रियल का मतलब जब आ जाए तो आप समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इन डिफेंस इक्विपमेंट। समझने की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ये कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो पार्टनरशिप की बात कह रहे हैं। ठीक है। और जब भी आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बोथ द पार्ट बोथ द साइड्स आर पार्टीज ओनली, बोथ द साइड्स आर पार्टनर्स ओनली। यहाँ किसी चीज की खरीदारी की बात नहीं चल रही है, कोई कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि दोनों मिलजुल कर एज अ पार्टनर क्या करेंगे? कोलैबोरेट करेंगे टेक्नोलॉजी के मैटर में और डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी मैटर्स में पार्टनर रहेंगे, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। ठीक है। और इस तरीके से वो चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे। दिस इज सीन एज अ प्रीकर्सर टू द इनेबलिंग अग्रीमेंट्स फॉर डिफेंस परचेजेस। इसको एक प्रीकर्सर के रूप में, एक पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे डिफेंस परचेजेस को लेके जो भी अग्रीमेंट्स किए गए हैं दोनों के बीच में वो अब शुरू हो जाएंगे। दैट इंडिया एंड जर्मनी हैव बीन डिस्कसिंग बट हैव येट टू साइन ऑन टू, जिनको लेकर बहुत लंबे समय से इंडिया और जर्मनी डिस्कस तो कर रहे थे लेकिन अभी तक उन पर साइन नहीं किया गया था। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब क्या है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है उसमें इन्होंने बात करी है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसमें आपको टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करनी है। ये जो कदम है ये इंडिया और जर्मनी की बहुत लंबे समय से डिफेंस को लेके जो अग्रीमेंट्स होने वाले थे उसकी दिशा खोल देगा, उसकी शुरुआत कर देगा। Where India and Germany have a less common view is on the Ukraine war। अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इंडिया और जर्मनी की सोच एक जैसी नहीं है? वो है यूक्रेन वॉर एंड द यूरोपियन कंटेंशन दैट इंडिया मस्ट कर्टेल इट्स रिलेशनशिप विद रशिया। और यूरोप का ये मानना या ये
कहना, डिसएग्रीमेंट होना, डिसएग्री करना इंडिया के साथ कि इंडिया को अपने रिलेशंस रशिया के साथ कम कर देने चाहिए. कर्टेल मीन्स टू कर्ब, टू ट्रिम, लेसन और डिमिनिश. अपने रिलेशन रशिया के साथ कम कर देने चाहिए. सो द पैटर्न ऑफ थिंकिंग इज द सेम एज द पैटर्न ऑफ यूएस पर्सपेक्टिव related to India. Chancellor Merz may have overstepped as he sought to portray India's German defense relationship as a means to reduce its dependence on Russian hardware. So यहाँ पर analogy देख लीजिए, जैसे ट्रम्प के लिए यूज किया जाता है कि he is using tariff as a weapon to achieve his political motives. Similarly यहाँ पर कहा गया है कि जो जर्मनी के चांसलर हैं मर्ज, वो क्या कर गए, उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस के जो टर्म्स हैं उनको इन्फ्रिंज कर दिया, उनको वायलेट कर दिया, वो एक कदम आगे निकल गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया की जो इंडिया और जर्मनी के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप है उनको एक जरिया बना लिया इंडिया की रशियन डिपेंडेंस जो है, रशिया पे जो निर्भरता है हार्डवेयर को लेके, उसको कम करने के लिए. तो क्या मतलब हुआ कि इंडिया से ये कहा जा रहा है कि रशिया के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है, हार्डवेयर डिपेंडेंस है, उसको कम करिए, तभी इंडिया और जर्मनी के बीच में डिफेंस में रिलेशनशिप बन पाएगी. जिस तरीके से ट्रम्प हथियार बना लेते हैं टैरिफ को, उसी तरीके से मर्ज ने हथियार बना लिया किसको, कि रशिया के साथ इंडिया अपनी हार्डवेयर रिलेशनशिप को कम करे, तभी हम डिफेंस अग्रीमेंट कर पाएंगे. द स्टेटमेंट वॉज रिफ्यूटेड बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री लेटर. और इस स्टेटमेंट को, उनकी बात को खारिज कर दिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बाद में. while Germany and the EU are also hoping for a closer dialogue with India. जबकि जर्मनी और EU दोनों ही, EU is a bigger network, it has a network of 28 countries. उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी. तो दोनों ही का क्या कहना है, दोनों की आशा है कि इंडिया और EU के बीच में इंडो पैसिफिक को लेकर बहुत क्लोज डायलॉग्स होंगे, इंटीमेट डायलॉग्स होंगे, विच विल बी वेरी रेलेवेंट एंड क्रूशियल. ठीक है, सब्सटेंशियल. जर्मनीज बायलैटरल ट्रेड विद चाइना पैक्ड एट $287 बिलियन इन 2024-25. उस समय जर्मनी के जो चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड था, दोनों देशों का आपस में एक दूसरे के साथ 2024 में वो 24-25 में वो $287 बिलियन पर पहुंच गया था. समझ में आया? मतलब एक तरफ तो ये चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक को लेकर हमारे जो डायलॉग्स हैं वो बहुत इंटीमेट क्रूशियल लेवल पर पहुंच जाए. ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जर्मनी के जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं चाइना के साथ 2024-25 में वो ऑलरेडी $287 बिलियन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हैज नॉट डाइवर्सिफाइड. एंड चाइना इज जर्मनीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और अभी भी चाइना जो है जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि इंडो पैसिफिक में इंडिया के साथ हमारे डायलॉग्स बहुत इंटीमेट होने चाहिए, बहुत सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट होने चाहिए. दूसरी तरफ चाइना के साथ आपके जो रिलेशन हैं, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस हैं, वो अब $287 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं. It is therefore doubly significant that Chancellor Merz made India his first stop in Asia. इसलिए ये अब दोहरे रूप पर सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चांसलर मर्ज पहले अगर एशिया में कहीं जा रहे हैं तो वो इंडिया उनका फर्स्ट स्टॉप हो. द टू साइड्स ऑल्सो हैड डिफरेंसेस ओवर द अपब्रिंगिंग ऑफ 5-year-old अरिहा शाह. और इन दोनों की ही एक और इश्यू पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है. किस पे लेके? कि 5 साल की अरिहा शाह की अपब्रिंगिंग को लेकर. अपब्रिंगिंग का मतलब कौन पालेगा उसको. ठीक है, who was taken away by German Child Service in 2021 over allegation that her Indian parents abused her. और इस अरिहा शाह जो 5 साल की बच्ची की बात हो रही है, उसको 2021 में जर्मन चाइल्ड सर्विसेज द्वारा अपने पेरेंट्स के पास से ले जाया गया, उनसे अलग कर दिया गया, ये कहकर उनके पेरेंट्स के ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, एक्यूजेशंस लगाई गई that the parents were not handling her nicely, they were mishandling her, they were mistreating her. ठीक है, कुछ रिकॉल हुआ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे.
जिसने देखी है वो समझ पा रहा होगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है. यूजुअली दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन इन द यूरोपियन कंट्रीज. तो जब इंडिया में उस तरीके से अपब्रिंगिंग नहीं हो रही है तो वहाँ की जो फॉस्टर एजेंसीज हैं, चाइल्ड सर्विसेज एजेंसीज हैं, वो पेरेंट्स से अलग ले जाकर उन्हें अपने फॉस्टर केयर में पालते हैं बच्चों को. ठीक है. Despite India's appeals, Ms. Shah continues to live in German foster care with only periodic consular and parental visits. इंडिया की बार बार अपील करने के बावजूद, अपील इज प्लीडिंग, रिक्वेस्ट, मिस शाह अभी भी जर्मन फॉस्टर केयर में रह रही हैं, जहां पर उनको कभी कभार बहुत छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए काउंसलर यानी उनके पास ऑफिशियल और उनके पेरेंट्स विजिट कर पाते हैं. उनको अनुमति मिली हुई है थोड़े समय के लिए विजिट करने की. एंड लिटिल सस्टेन्ड एक्सपोजर टू इंडियन कल्चर और लैंग्वेज. और उसको इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस से तो एक्सपोज किया ही नहीं गया है. लिटिल, व्हाट डज द टर्म लिटिल मीन? लिटिल का क्या मतलब होता है? देखो अभी समझ लो. लिटिल और अ लिटिल बहुत डिफरेंस है दोनों में. ये रहा एक ग्लास, ठीक है. अगर मैं बोलूं लिटिल तो मुझे क्या कहना होगा? देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, विच मीन्स देयर इज नो वाटर इन द ग्लास. लिटिल मीन्स नो वाटर और हार्डली एनी, मुश्किल से ही थोड़ा बहुत पानी है. ठीक है. बट व्हेन आई से अ लिटिल आई मीन्स थोड़ा. सो दिस इज अ लिटिल, थोड़ा पानी है. समझ में आ गया? अ लिटिल मीन्स सम, लिटिल मीन्स नो, अ लिटिल मीन्स सम. गॉट इट? तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट ये बोल दिया है कि उसको बहुत कम या ना के बराबर इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस से उसको एक्सपोज किया जा रहा है. मतलब इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस उसको सिखाई ही नहीं जा रही हैं. द केस ऑफ एन इंडिविजुअल में seem less important but should be resolved without further delay. तो अब एडिटर का क्लियर कट वर्जन आ गया कि ठीक है, इंडिविजुअल मैटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट या क्रूशियल नहीं हो सकते, या उनके लिए इमीडिएसी एग्जिजेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत जल्दी बिना किसी देरी के सॉल्व कर देना चाहिए. ठीक है. तो एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट हमें ऑथर का यहाँ पर मिला है कि उसका साफ साफ कहना है कि इंडिविजुअल मैटर है, बहुत सिग्निफिकेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन उनको फिर भी बिना डिले के सॉल्व कर देना चाहिए. So now let's discuss the question answers. What was the broader significance of Chancellor Friedrich Merz visit to India? Beyond bilateral relations, bilateral relations के beyond मतलब exclude कर दीजिए इस समय, bilateral relations को भूल जाइए, उसके बाहर फ्रेडरिक मर्ज की इंडिया में जो विजिट हुई है उसके सिग्निफिकेंस क्या है? वन, फाइनलाइजिंग डिफेंस परचेजेस. देखिए डिफेंस परचेज मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस ओनली. बायलैटरल रिलेशंस का मतलब ही है दो देशों के बीच में रिलेशंस जो है वो बेस्ड है ट्रेड को लेकर. तो डिफेंस इज ऑल्सो वन थिंग जिसमें ट्रेड होता है. ठीक है. आप जो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उनको आपस में एक दूसरे कंट्री के पास भेज सकते हैं. तो ये डिफेंस परचेज इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, और हमें इसके बियॉन्ड जाके बात करनी है, बाहर जाके बात करनी है. ओके. Strengthening, so this is not the answer. B, strengthening India EU engagement amid geopolitical tensions. तो यहाँ पर अगर आपने समझा हो तो ये यही कहने चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ EU अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपनी एंगेजमेंट्स को बढ़ाना चाहता है अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उनके बीच. इट मीन्स कि आपस में जो कंट्री बीच में है वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं. यूरोप के जस्ट नीचे आप देखो इंडिया है और अफ्रीका है, दूसरा साइड, इस साइड इंडिया है तो इस साइड अफ्रीका है, यहाँ पे बीच में आपका यूरोप है, उसके ऊपर रशिया है. ठीक है. और यहाँ पर आपका यूएस हो गया. तो बेसिकली ये जो एरिया है ये कहीं बीच में है. तो ये कंट्रीज अगर आपस में एक दूसरे के हेल्प करने लगे, इनके बीच में कॉपरेशन हो गया, तो क्या होगा? आउटसाइड अटैक्स को डिफेंस पर्पज से रोका जा सकता है, अपने आप को मजबूत किया जा सकता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इकोनॉमी. समझ में आ गया? तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस यानी दूसरे देशों के बीच में बहुत जो टेंशन चल रही हैं उसके बीच में ईयू की इंडिया के साथ एंगेजमेंट को बेटर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए फ्रेडरिक मर्ज ने इंडिया में विजिट की थी. इसका सिग्निफिकेंस ये है. ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द आउटकम ऑफ द इंडिया जर्मनी टॉक्स? क्या रहा आउटकम? बिना ऑप्शन को पढ़े भी समझ में आ रहा होगा क्या क्या आउटकम्स रहे। क्या हुआ था? बहुत सारी ज्वाइंट डिक्लेरेशंस ऑफ इंटरेस्ट और एमओयू साइन किए। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई इंप्लाइड आउटकम भी रहा हो। साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कि आपके यहां से ये आइटम्स हमारे यहां आएंगे, हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। फ्री का मतलब होता है जब टैरिफ इंपोज नहीं किए जाते इंपोर्ट्स पे। जब टैरिफ इंपोर्ट्स पर किसी दूसरे कंट्री से कोई चीज आती है, उस पर जब टैरिफ इंपोज नहीं किए जाते हैं तो वो सारे आइटम्स आपके एफटीए के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई एफटीए को लेके। फाइनल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है ऑब्टेन करना, हासिल करना। तो यहाँ तो भाई दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की बात की गई है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ खरीदेगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, तो ये आंसर भी नहीं है। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन एमओयूज, यस, तो यही आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं। द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड मैप इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रीकर्सर, यानी ये एक बिगिनिंग है, ये एक पायनियर होगा। क्यों? क्योंकि दिस विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग डिफेंस अग्रीमेंट्स। क्या ऐसा बोला गया है कि अभी इस समय जो डिफेंस अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हुए हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और नए वाले जारी हो जाएंगे? नहीं। बी, सिग्नल्स फ्यूचर इनेबलिंग अग्रीमेंट्स फॉर डिफेंस परचेजेस। हाँ, ये सिग्नल कर रहा है कि डिफेंस के परचेजेस और अग्रीमेंट उनसे रिलेटेड, जो आपको बताया भी था यहाँ पर, क्या बताया था कि लॉन्ग पेंडिंग बहुत सारे अग्रीमेंट थे इंडिया और जर्मनी के बीच में, वो सब इनेबल हो जाएंगे। जो दोनों देशों के बीच में अग्रीमेंट्स बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, जिनको दोनों देशों ने साइन नहीं किया था, वो बेसिकली अब क्या हो जाएंगे, उनको रीइटरेट कर दिया जाएगा, रीअफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन देखो, जर्मनी का ट्रेड चाइना के साथ कम हो जाएगा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड मैप के आने से, नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, ये इन्होंने इसका ऑपोजिट बताया कि चाइना और जर्मनी का ट्रेड कितना बढ़ गया 2024-2005 में, कितने बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। एंड इंडिया डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डिफेंस टेक्नोलॉजी, इससे इंडिया की दूसरे कंट्री की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। डिफेंस परचेज इंडिया जो रशिया से करता है डिफेंस हार्डवेयर की, उसको कम करने के लिए ईयू ने कुछ कहा है। ठीक है, लेकिन एंड की बात नहीं, वो शर्त के जैसा यूज कर रहे हैं, हथियार के जैसा यूज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये बात नहीं की गई है। ऑन विच इश्यू डू इंडिया एंड जर्मनी क्लियरली डिफर, किस इश्यू पे जर्मनी और इंडिया पूरी तरह से डिफर करते हैं? किस पर डिफर करते हैं? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेके नहीं, इंडो स्पेसिफिक पे तो ये एक स्ट्रेटेजी, क्लोजर एंगेजमेंट चाहते हैं इंडिया से, तो इस पर डिफर नहीं करते। ट्रेड को लिबरलाइज कर देना चाहिए, भाई ट्रेड रिलेशंस दो कंट्री के बीच में अगर बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं तो यस, लिबरलाइज करने के लिए हो रहे हैं, उनको ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की बात हो रही है, उसमें डिस्काउंट से कंसेशंस देने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये नहीं है। सी, इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया, इसको लेके दोनों के व्यू पॉइंट डिफर करते हैं। यस यस, यूक्रेन वॉर को लेके दोनों कंट्री के व्यू पॉइंट में डिफरेंस है, कॉमन ओपिनियन नहीं है। एडिटर ने क्लियर कट कहा है ना। तो इंडिया को रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को, जो हार्डवेयर परचेज जो करता है, उसको कम कर देना चाहिए। इसको हथियार की तरह यूज किया फ्रेडरिक मर्ज ने, तो यही चीज हुई कि रशिया के अपने रिलेशन को कम कर दीजिए। Why was Chancellor Mer's statement on India's defense dependence considered problematic? क्यों problematic समझा गया इसको? जब चांसलर मर्ज ने ये कहा कि इंडिया को अपनी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर कम कर देनी चाहिए, तो उससे क्यों problematic समझा गया? क्योंकि it contradicted EU पॉलिसी। EU की पॉलिसी है, लेकिन जब दो देश आपस में कोई समझौता करते हैं तो दोनों की पॉलिसी काम आती है, एक की नहीं। ठीक है, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। इट वॉज रिजेक्टेड बाई इंडियन बिजनेस लीडर्स। तो क्या था हमारा, आपने ध्यान से देखा होगा कि बाद में जो मिस्त्री करके एक बंदे हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये बात आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो
इंडियन बिजनेस लीडर ने मना किया था? नहीं, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। ठीक है, आप उसमें पैसेज में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो ये आंसर नहीं है। इट ओवरस्टेप्ड डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज एंड वाज रिफ्यूटेड बाय इंडिया। यस, बाय जो डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज थी उनका ट्रांसग्रेशन किया था, फ्रेडरिक मर्ज ने उनका उल्लंघन किया था, इंफ्रिंजमेंट की थी, और इसलिए इंडिया ने इसको रिफ्यूट कर दिया था कि नहीं, ये नहीं होगा। इट वीकेंड इंडियाज रशियन रिलेशन, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्लियर कट मिल गया है कि स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या थी। फ्रेडरिक मर्ज ने जो बोला था, प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया और रशिया के बीच में जो डिपेंडेंस है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, जिसको इंडिया ने साफ तौर पे खारिज कर दिया। 6. व्हाट कॉन्ट्रडिक्शन इज हाईलाइटेड रिगार्डिंग जर्मनीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडिया? जर्मनी की एक्सपेक्टेशन को लेके कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट किया है पैसेज में? जर्मनी वांट्स इंडिया टू इन्वेस्ट मोर इन यूरोप। ये तो साफ, मतलब जब दोनों देशों के बीच में एंगेजमेंट को बढ़ाया जा रहा है, ट्रेड रिलेशन साइन किए जा रहे हैं, तो इसीलिए किए जा रहे हैं। कहा भी गया है कि दोनों एक दूसरे में इन्वेस्ट करें, यानी क्या हो, एफडीआई और एफपीआई दोनों बढ़े, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये ओनरशिप और कंट्रोल के पर्पज से एक कंट्री या एक कंपनी दूसरे कंपनी में जाके करती है या दूसरे कंट्री में जाके करती है। ठीक है, और एफपीआई, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये सही है। जर्मनी सीक्स रिड्यूस्ड इंडिया रशिया टाइज व्हाइल मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेड विद चाइना। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। जर्मनी इंडिया के साथ ज्यादा ट्रेड करना चाहती है, सॉरी, जर्मनी सीक्स रिड्यूस इंडिया रशिया टाइज, यहां तक ठीक है, जबकि खुद चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करना चाहती है। यही तो है, यस, यही तो हो रहा है। ठीक, इंडिया को बार बार यही कहा जा रहा है ना, ये रशिया की अपने ऊपर अपनी जो आपकी डिपेंडेंस है उसको कम कीजिए, हार्डवेयर को कम परचेज करिए, यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं आप, गलत कर, रशिया जो लड़ रहा है, तो गलती किसकी है? रशिया की है। दिस इज व्हाट इज इम्प्लाइड। ठीक है। 7. The case of Ariha Shah is mentioned to illustrate लीगल लूप होल्स इन इंटरनेशनल चाइल्ड कस्टडी लॉज। यहाँ लीगल लूप होल्स की बात नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि मान लिया ये मैटर बहुत ज्यादा इंडिविजुअल है और पर्सनल इसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर भी इसे विदाउट डिले सॉल्व कर देना चाहिए। सो दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है। दूसरा, कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, इन दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस को दर्शाने के लिए, नहीं ये नहीं कही, बल्कि ये कहा है अरेहा शाह को बहुत कम समय के लिए इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस से एक्सपोजर मिल रहा है, तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। A sensitive bilateral issue that remains unresolved, yes, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो, ये सेंसिटिव है, भले ही इंडिविजुअल है, स्टिल इट इज सेंसिटिव। वाई? क्योंकि इसमें 5 साल के बच्चे को उसकी पेरेंट्स से दूर कर दिया गया है, तो इसको जल्दी आप सॉल्व करें। Which of the following can be inferred from the passage? India has accepted, क्या इन्फर किया जा सकता है जो कहा नहीं गया है लेकिन आप समझ सकते हो इस पैसेज को पढ़ के। इन्फर का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली बट कैन बी अंडरस्टूड। इंडिया हैज एक्सेप्टेड द ईयूज पोजीशन ऑन द यूक्रेन वॉर। एक्सेप्ट कर लिए? नहीं, मिस्त्री ने रिफ्यूट किया है, रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि वो जो कह रहे थे रशिया वे अपनी डिपेंडेंस कम करने की कह रहे थे, और रशिया और यूक्रेन दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है। बी, ट्रेड डोमिनेट्स इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों में क्या क्या वो है? ट्रेड इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन ट्रेड डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए बहुत सारे मैटर्स में आपस में अग्रीमेंट हो गए हैं। ठीक है। सी देखो, जर्मनीज एशिया पॉलिसी इज फोकस सोली ऑन चाइना। इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड सोली लिखा है ना, ये इसे गलत कर देता है। पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है एशिया, इस एशिया की पॉलिसीज, ये गलत है। बिकॉज इंडिया के बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि इंडो पैसिफिक को लेके क्या चाहता है ईयू, इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस या क्लोज एंगेजमेंट चाहता है। ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर सोली नहीं होता तो फिर भी ठीक हो सकता था, लेकिन फोकस तब भी गलत हो जाता, और सोली फोकस तो पूरी तरह से गलत है।
ठीक है. So this is how we have to understand the questions and approach the answers. Thanks, and kindly do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.